स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हमारा जो है केसीएल से ही रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है, लेकिन ये हमारे जो है क्वेश्चन को शॉर्ट आसान करने के लिए काम में आता है, तो मुझे लगता है कि इसको जो है अलग से बताना एक बार ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन को वो फास्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में, ठीक है, उसके लिए भी आसान है। करंट डिवीजन रूल हमारा क्या कहता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, एक बार देख लेते हैं। अलग अलग रूल जो है, चाहे हमारा इम्पीडेंस हो, सॉरी डायग्राम गलत बना दिए, शुरुआत में ही गलत कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास चाहे हमारा इम्पीडेंस हो Z1 Z2, यहाँ से करंट जा रही है I और इस ब्रांच में करंट जा रही है I1, इस ब्रांच में करंट जा रही है I2, I को बोल देते हैं I टोटल, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल मेरा क्या कहता है, करंट डिवीजन रूल ये कहता है कि अगर मेरी करंट आगे जाके किन्हीं दो हिस्सों में बट रही है जिसमें दोनों तरफ दो इम्पीडेंस है, वो भी अलग अलग वैल्यू के, अगर सेम वैल्यू के इम्पीडेंस होंगे तो जाहिर सी बात है बराबर बराबर करंट जो है दोनों हिस्सों में चला जाएगा। कि मैंने कहा अगर यहाँ से 10 एम्पियर की करंट जा रही है और अगर Z1 Z2 के बराबर है तो I1 I2 भी 5 एम्पियर हो जाएगा, I1 भी 5 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर ये मेरे दोनों Z1 Z2 बराबर ना हो, तब क्या होगा, उस केस में मेरा रूल बनता है करंट डिवीजन का कि किस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी। वहाँ पर I1 निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला बनेगा, I1 के लिए बनेगा जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उससे दूसरी ब्रांच का इम्पीडेंस डिवाइड में दोनों ब्रांच का इम्पीडेंस का सम इनटू में टोटल करंट, ठीक है। ऐसे ही I2 अगर निकालना होगा तो ऐसे ही होगा, जैसे इस ब्रांच में निकालना है तो इस ब्रांच का इम्पीडेंस पहले इनटू में टोटल करंट, ठीक है। अब यही सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों के लिए। मतलब अगर हमारे पास दो पैरेलल ब्रांच है, एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, करंट टोटल I टोटल जा रही है, यहाँ पे करंट है I1 और यहाँ पे करंट हो गई I2, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही फॉर्मूला बनेगा, क्या कि I1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I टोटल, और I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। सेम बनेगा इंडक्टर के लिए, क्या कि अगर हमारे पास दो इंडक्टर हैं तो एक की वैल्यू है L1, दूसरे की वैल्यू है L2, ठीक है। इसमें करंट जा रही है I टोटल, ये इसमें करंट जा रही है I1, इसमें करंट जा रही है I2, ठीक है। बार बार लिखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, बस ये देख लो कि अगर इंडक्टर जा रहा है तो उसमें R1 R2 की जगह हम यहाँ पे L1 L2 रख देंगे, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। लेकिन ये फॉर्मूला सेम नहीं रहता है, उल्टा हो जाता है कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में क्या आता है कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक की वैल्यू है C1, दूसरे की वैल्यू है C2, टोटल करंट है हमारी I टोटल, इसमें करंट जा रही है I1, वाली ब्रांच में करंट जा रही है I2। इस टाइम पे हमारी करंट I1 जो है ये काम करेगी इसका उल्टा, मतलब जिस ब्रांच में करंट जा रही है उसी ब्रांच का कैपेसिटेंस डिवाइडेड में टोटल कैपेसिटेंस इनटू I टोटल, और I2 के लिए हो जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू I टोटल, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या कि इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों के लिए क्या होगा कि अपोजिट ब्रांच का वैल्यू हम लेके चलेंगे। लेकिन कैपेसिटर के लिए क्या करेंगे, हम सेम ब्रांच की ही वैल्यू हम लेंगे, दूसरे ब्रांच की वैल्यू नहीं लेंगे न्यूमरेटर में ही, या फिर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें, ठीक है, उसमें हम सेम ब्रांच की वैल्यू लेंगे। I1 के लिए C1 लिया है, लेकिन जो रेजिस्टेंस के केस में I1 के लिए R2 लिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को किस प्रकार से आसान करने में मदद करती है, ये चीज़ हम देखेंगे कि एग्जांपल की मदद से। ये फॉर्मूले आपको जरूर ध्यान रखने हैं, हालांकि ये रेजिस्टेंस के लिए भी याद रखेंगे, इंपीडेंस के लिए भी याद रखेंगे तो भी समझ में आता है। एक ही फॉर्मूला है लगभग सब में। कैपेसिटर के लिए याद रखना है कि कैपेसिटर में अपोजिट लगता है ना। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर जो है फिर पढ़ते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। कहाँ है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा ये, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा कि हमारा वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्ट, और इसकी वैल्यू है करंट, इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है,
इसके आगे एक रेजिस्टेंस लगा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है। ये वैल्यू है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम। करना क्या है, इसमें करंट जा रही है I3, इसमें करंट जा रही है I2 और इस ब्रांच में करंट है I1। पूछा गया है फाइंड I1, I2 एंड I3। ठीक है, तीनों के तीनों मुझे करंट निकालनी है हर ब्रांच की। ठीक है, इसके लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए I1। क्यों? क्योंकि मुझे करंट डिवीजन रूल लगाना है। अगर मुझे I1 पता चल गया तो आगे तो मुझे पता ही है ना कि दो ब्रांच में, एक ब्रांच ये होगी एक ब्रांच होगी, दोनों में रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, दोनों पैरेलल ब्रांच है, तो मैं इसमें करंट डिवीजन रूल लगा सकता हूँ। और यही चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो इसका एक्सप्रेशन ले रहे हैं। अब देखिए 4 ओम और 2 ओम तो सीरीज में है, तो मैं इसको एक ही जगह मिलाकर इसी को 6 ओम लिख दूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज़ें हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, लंप्ड नेटवर्क के लिए पढ़ रहे हैं। लंप्ड नेटवर्क का रेजिस्टेंस हम एक जगह दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले तो मुझे निकालना है आर टोटल। टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे I1 निकालना है। I1 निकालने के लिए क्या होगा मेरा, सीधा टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, बेसिक सी चीज़ है। टोटल वोल्टेज मुझे पता है कितनी है, 24 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस और निकल जाए इसी 24 वोल्ट के अक्रॉस, तो मैं जो है I1 यहाँ से निकाल दूंगा। निकाल लेते हैं एक बार। क्या 3 ओम और 6 ओम अगर पैरेलल में है, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा 3 ओम पैरेलल में है 6 ओम के, कितना आएगा 3 गुना 6 बटे 3 गुना 5 बराबर 36 18, 3 और 5 8, 36 18 होता है ना, 3 और 5 8, सही है। ये आएगा कितना, कट गया 4 2 से 2 चौक 8 और 2 नीम 18, यह आ गया 2.25 ओम। ठीक है, उसको उसमें ऐड कर दिया 2 ओम, तो आर टोटल आ गया मेरा कितना 2.25 प्लस 2, कितना आ गया 4.25। ठीक है, आर टोटल आ गया, वी टोटल है मेरे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं। आई आ जाएगा हमारा टोटल करंट। I1 कितना आ गया यहाँ से 24 डिवाइडेड बाई 4.25। ठीक है, ये 5 की जोड़ा, वैसे मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, 3 और 6 9 होते हैं और 9 दूनी 18, ये यहाँ से 2 ओम आएगा, गलत कर दिया भाई, सॉरी। ठीक है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये आगे टोटल 4 ओम, ये हो गया मेरा 4 ओम और करंट आ गई मेरी 6 एम्पियर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया मैं एक बार इसको बता देता हूँ। अगर मेरे पास 2 ब्रांच में रेजिस्टेंस है, एक R1 दूसरा R2। ठीक है, एक तो ये तो मुझे पता ही है कि मुझे अगर R इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना होगा तो मैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करूँगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 डिवाइडेड में R1 प्लस R2 आता है। ठीक है, बिल्कुल बस मैंने यही सोल्व किया है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। R1 इंटू R2 डिवाइड में R1 प्लस R2, इससे मेरा दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया। अब मेरे पास टोटल करंट है 6 एम्पियर, एक तो हमारा आंसर यही आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं I2 और I3 की। तो जाहिर सी बात है, मेरे जो I1 करंट है वही 2 हिस्सों में आगे जाके बटी हुई है। यहाँ से 6 एम्पियर की करंट आई, 6 एम्पियर की कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। ठीक है, और ये चीज़ें वैसे तो हमें पता ही है कि जो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट कम जाएगी, जिसका अगर रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। लेकिन फिर भी करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं। I2 निकालने के लिए जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उससे दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 ओम डिवाइडेड में दोनों रेजिस्टेंस का सम 3 + 6 गुना में क्या टोटल करंट कितनी आई हमारी I1 6 एम्पियर, कितना हो गया 6/9 गुना 6, 3 × 9 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया 4 एम्पियर। तो I2 मेरा आ गया 4 एम्पियर। I3 आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बाकी तो आपको पता ही है कि अगर इस ब्रांच में मेरी 4 एम्पियर चली गई है तो दूसरी ब्रांच में कितनी जा रही होगी 2 एम्पियर। ये तो बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, क्यों KCL हमारे यही तो कहता है कि टोटल करंट का सम 6 एम्पियर आ रही है, 4 इधर चलेगी तो आगे कितनी जा रही होगी 2 ही तो जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से I3 आ गया मेरा 2 एम्पियर। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था और सबसे मुझे लगता है करंट डिवीजन रूल का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
आप इसको ट्राई करेंगे तो ये लग जाएगा। इस पर बेस्ड आप जो है उस और कुछ क्वेश्चन भी खुद से करके देखिए, सही रहेगा। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, और इससे जो है क्वेश्चन आसानी से हो भी जाते हैं। जहाँ पे आपको पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी वहीं पे आपको ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी काम चल जाएगा। और ये फार्मूला बताने के पीछे उद्देश्य भी यही है क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, तो इसको आराम से याद किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि अगर मेरे पास 120 एम्पेयर का करंट सोर्स है, 120 एम्पेयर का हमारे पास करंट सोर्स है, और उसके पैरेलल में लगा है एक रेजिस्टेंस, कितना है हमारा ये 125 ओम। आप जो ये क्वेश्चन अगर कभी भी करें तो डायग्राम जो है ज़रूर बना के रखें, ठीक है। कभी भी नेटवर्क का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कॉपी पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्या होगा, आप कुछ तो लॉजिक लगाओगे ना उसके पीछे, फिर आपको उसमें जो जो चीज़ें आती है सब कुछ निकालने की कोशिश करो। आप अगर एक दो चीज़ भी निकाल लोगे तो आपका कुछ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बाकी जो आपको जो है उसमें जो है थोड़ी सी अप्रोच भी बढ़ती नज़र आएगी। आपके पास नॉन फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, अननोन कम होते रहेंगे, और आपके लिए फ़ायदा बना रहेगा। 40 ओम, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V, ठीक है, और ये है मेरा 20 ओम। ये करंट है मेरी I1 और ये करंट जा रही है मेरी I2। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड I1, I2 एंड V। 20 वोल्ट ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान है, आप एक बार खुद से करने की ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर हम तो है ही ना, ये कोर्स किस लिए कर ही रहे हैं, ठीक है भैया, शुरू करें। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूँ यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस ब्रांच में और इस ब्रांच में मेरा कितना करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वरना ऐसे पता करना मुश्किल है कि इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा, ठीक है। तो पहले इस ब्रांच का यहाँ तक का रेजिस्टेंस निकालते हैं। कहाँ तक का? यहाँ तक का। तो इसको तो यहाँ तक ऐसे ही बना लेते हैं। कितना आ गया? 120 एम्पेयर, ये 125 ओम। अब देखो 20 ओम और 40 ओम और 20 ओम कितना आ गया? 60 ओम। 60 ओम के साथ ये 240। इसको पहले पूरा बना देता हूँ, फिर आगे शॉर्ट करते चलेंगे। ये हो गया 2 ओम, 2 ओम ही है ना, ये हो गया 240 ओम। 40 ओम और 20 ओम सीरीज में है, 60 ओम हो गया। अब 60 ओम और 240 ओम ये क्या है? पैरेलल में है। पैरेलल में है तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन दो ब्रांच का निकालना हो तो कितना आएगा? सॉरी, जोड़ आएगा यहाँ पे 60, मतलब 240 गुना 60 बटे 240 प्लस 60 300। ये जीरो से ये जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई, 3 दूनी 6, 24 दूनी 48, ये आ गया 48 ओम। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ क्या? 48 ही है, 48 ओम। ठीक है, 48 और 2 सीरीज में है, सीरीज का मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ये बचा कितना? 50 ओम। 50 ओम ये बचा। 50 ओम और 50 ओम पैरेलल में है, दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो नेट वैल्यू क्या आती है? आधी। ये बात आपको ध्यान होगी, मैंने बताई थी शुरुआत में ही। तो ठीक है, इसका नेट कॉम्बिनेशन अभी कितना बना? 25 ओम। ठीक, अभी यहाँ से मेरे पास जो है 120 एम्पेयर की करंट जा रही है। अब बस मुझे ये करंट बतानी है I1 कि कितनी जा रही होगी। यही तो है इस पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू। इस पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 ओम है, वो मैंने 25 ओम लगा दी। ठीक है, अब करंट डिवीजन रूल लगाया जाएगा तो I1 निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उससे दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 125 ओम डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस का सम 125 प्लस 25 इंटू में टोटल करंट 120। इसको सोल्व किया, 125 बटे 150 गुना 120, 25 पंजे 125, 25 का 150 और 6 दूनी 12, 20, 5 दूनी 10, ये आ गया 100 एम्पेयर। तो 120 में से 100 एम्पेयर मेरे जो है इधर जा रही है, बाकी की 20 एम्पेयर जा रही है मेरी इधर। ठीक है, हालांकि इस ब्रांच में पूछी नहीं गई है,
तो इसको निकालने ना निकालने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है तो लिख देते हैं, क्या जा रहा है। ठीक है, अब हमें I1 की वैल्यू तो पता चल गई। I1 के बाद मुझे निकालना है I2। ये आगे जाके करंट दो हिस्सों में बट रही है ना, एक कुछ करंट इधर चली गई, कुछ करंट आगे चली गई। I2 निकालना, अगर आपको याद हो तो 40 और 20 60 के साथ हमने 240 पैरेलल में किया था, क्या आया था हमारा 48 के साथ 2 ओम पैरेलल में सीरीज में था। तो ये आ गया मेरा, इतना ही बना लेता हूँ, ये मेरा I1, इस करंट का मुझे पता नहीं है, और ये आ गया मेरा 50 ओम, ये 50 ओम और ये भी 50 ओम। अब मैंने बताया था पहले भी कि अगर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो करंट बिल्कुल आधी आधी जाएगी। ठीक है, फिर भी वेरीफाई करने के लिए एक बार क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। I1 की वैल्यू कितनी थी मेरी, 100 एम्पियर। ठीक है, तो I2 मुझे पता है क्योंकि सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो 50-50 जाएगी दोनों में, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं करंट डिवीजन रूल हमारा सही भी है नहीं। I2 इक्वल्स टू दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 50 प्लस 50 गुना टोटल करंट 100, 50/100 गुना, ये आ गया मेरा 50 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से मेरे I2 आ गई 50 एम्पियर, इसको लिख देता हूँ। इस ब्रांच में करंट आ गया मेरा 50 एम्पियर। ठीक, आगे चल के फिर से एक बार करंट डिवीजन रूल आगे चल के कहाँ लगा, एक तो इस ब्रांच में, दूसरा इस ब्रांच में। अभी मेरे पास टोटल करंट कितनी है, 50 एम्पियर। ये दो हिस्सों में बटी होगी, एक जगह 60 ओम में जा रही है, एक जगह 240 ओम में जा रही है। मतलब कैसे कंडीशन बन रही है, मेरे पास ये 50 एम्पियर की करंट है, ये जो है दो हिस्सों में बढ़ रही है। ये 240 ओम और ये 60 ओम, और मुझे जो है इस ब्रांच में करंट निकालनी है, इसको मैं मान लेता हूँ I3। ठीक है, तो I3 निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 240 बटे में 60 प्लस 240 गुना टोटल करंट 50, 240 बटे 300 गुना 50, 0 से 0 गई, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 40 एम्पियर गई इस ब्रांच में, 40 एम्पियर। ठीक है, I3 की वैल्यू 40 एम्पियर आई, तो इस ब्रांच में हमारी 40 एम्पियर की करंट गई। अभी देखो हमें जो है इस क्वेश्चन में हमने 3 जगह करंट डिवीजन रूल लगाया। अगर करंट डिवीजन रूल नहीं लगाते तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, उस चीज़ को आसान करा किया हमारे करंट डिवीजन रूल ने, इसलिए करंट डिवीजन रूल बताना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था कि 120 एम्पियर करंट थी हमारी, आगे दो हिस्सों में बटी, जिसमें से 100 एम्पियर आगे इस वाले ब्रांच में गई, इसमें गई 20 एम्पियर। यहाँ से ये आगे जाके दो हिस्सों में बट रही है, जिसमें से 50 एम्पियर इस ब्रांच में गई, इस ब्रांच में कितनी गई, 50 एम्पियर। ठीक है, आगे चल के दो हिस्सों में बटी, जिसमें से 40 एम्पियर इस ब्रांच में गई, तो इस ब्रांच में कितनी गई होगी, 10 एम्पियर। बेसिक सी बात है। अब हमें इस ब्रांच में करंट नहीं निकालनी थी, हमसे पूछा गया था कि इस ब्रांच में जो 20 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। वोल्टेज ड्रॉप के लिए क्या फॉर्मूला है, I इंटू R। अब इसमें 60 ओम रेजिस्टेंस लगा है, लेकिन पूछा गया सिर्फ 20 ओम के अक्रॉस कितनी मेरी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो करंट तो सीरीज में दोनों के अक्रॉस सेम ही रहेगी, 40 एम्पियर, लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ इसका यूज करना है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसके अक्रॉस भी पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस आ गया मेरा 20, ये आ गया मेरा 800 वोल्ट। ठीक है, तो 48000। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे I1 की वैल्यू कितनी आई, 100 एम्पेयर, I2 की वैल्यू कितनी आई, 50 एम्पेयर, और V आया मेरा 800 वोल्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब इसमें जो है अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है, कोई भी जो है बच्चा इसको 2-3 मिनट से पहले सॉल्व नहीं कर पाएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा इसमें से एक वेरिएबल पूछा जाएगा, या तो आपसे I1 पूछा जाएगा, या I2 पूछा जाएगा, या फिर I3 पूछा जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपको जो है क्वेश्चन आएगा। आपको तीनों चीज़ें निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है, मान लिया आपने SSC JEE का एग्जाम दिया, वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सब्जेक्टिव में तो आ सकता है ना। सब्जेक्टिव में तो आपके पास टाइम बाउंडेशन इतना नहीं रहता है, उसमें तो जो है आपकी प्रॉपर नॉलेज चेक की ही जाती है। ठीक है, इसलिए आपको जो है पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। और मेरी राय में आपको जितना सिलेबस है, सिलेबस से कम 20-30% एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर हमेशा थोड़ा बहुत तो जो है आउट ऑफ सिलेबस जाता है। और थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस जाने का मतलब है कि हायर लेवल पे आउट ऑफ सिलेबस जाता है। हायर लेवल पे मतलब जो जहाँ तक का आपका स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड का वैल्यू सेट होती है। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं कम से कम वे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो पहले उनका सिलेक्शन हो जाए।
तो अगर आप 20-30% ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पहले से ही तो आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आएंगे, फिर आपको जॉब पहले मिलेगी, और यही तो उद्देश्य है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडक्टर के अक्रॉस मुझे जो है एनर्जी स्टोर्ड बतानी है। मतलब ये देखिए, मेरे पास एक ये बैटरी है 36 वोल्ट की, और जो है ये सर्किट है, ये आ गया मेरा 3 ओम, ये आ गया मेरा 12 ओम, ये हो गया मेरा 6 ओम, और ये आ गया मेरा 6 ओम। 6 ओम ये ना, हाँ, और इंडक्टर की वैल्यू है 2 हेनरी। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो क्वेश्चन ज़रूरी है वो क्वेश्चन ये है कि इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है, ये भी तो पता होना जरूरी है। ठीक है, हमने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्व करे थे तो हमने कहा था कि अगर ये ब्रांच हमारी शॉर्ट सर्किटेड है, हालांकि अगर इसमें जो है बैटरी लगाई हुई है, डीसी लगाई हुई है, तो मतलब स्टडी स्टेट में हमारा इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसमें जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडक्टर को भी जो है शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे हमें पता तो चले कि इसके अक्रॉस जो है करंट कितनी जा रही है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। पहले करंट निकालने के लिए पहले मुझे आई टोटल निकालना पड़ेगा ना, आई टोटल कितना जा रहा है, उसके लिए मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। जब हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला था तो आपको याद होगा कि हमने इसको मिला के एक बिंदु पे कनेक्ट किया था इस तरीके से। इस वाले पॉइंट को एक बिंदु पर कनेक्ट किया था, लेकिन इसको ऐसे नहीं जोड़ा था। क्यों नहीं जोड़ा था? उसके लिए हमने कहा था कि देखो इस ब्रांच में अगर कुछ करंट जा रही होगी तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको आप बाद में ऐसे ही इसको एक्सटेंड करके दिखा सकते हैं कि देखिए इसके में जो है करंट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है या फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर आप ऐसे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे कि करंट इसमें जा भी रही है? ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, ये एक गलत अप्रोच है, आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। इसमें इसकी वैल्यू कितनी है 12 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 6 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी है 6 ओम। ठीक है, अब इसको अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ आर टोटल तो कितना आएगा 12 ओम पैरेलल में 6 ओम, ये कितना हो गया। उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में है 3 ओम और 6 ओम के, इसका कॉम्बिनेशन हो गया 12 गुना 6 बटे 12 प्लस 6 प्लस 3 गुना 6 बटे 3 प्लस 6, 12 छिंग 72, 12 और 6 18, 3 छिंग 18 बटे 9, 2 ओम ये आ गया, और ये कितना आया 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 होता है क्या? हाँ 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 ही होता है ना? नहीं 9 अट्ठे 72 कहाँ होता है यार, गलत बता रहा हूँ मैं। 6 से डिवाइड करते हैं, 36 18, 6 कम 6, 6 चौक 6 दूनी 12, सॉरी हाँ ठीक है, 12 छिंग 72, 3 कम 3, 3 चौक 12, या 4 प्लस 2 बराबर 6 ओम आ गया मेरा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज मुझे पता है, टोटल वोल्टेज कितनी है 36 वोल्ट, तो टोटल करंट मेरे पास कितना आ गया, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 36 बटे 6 एम्पेयर मेरे पास जो है टोटल करंट आई। तो मेरे पास यहाँ पे करंट कितनी जा रही है 6 एम्पेयर। ठीक, अब बात आती है इसको किस ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा। ठीक है, किस ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा। अब देखो ये वाले जो है आपस में शॉर्ट सर्किटेड है, डीसी के लिए तो इंडक्टर मेरा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता ही है। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल जो वोल्टेज होगी वो बिल्कुल सेम लेवल पर होगी। जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी उतनी ही वोल्टेज मेरी यहाँ पे भी होगी। ठीक है, अगर वोल्टेज लेवल सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो है करंट डिवीजन रूल लगा सकता हूँ वोल्टेज लेवल सेम मान के। कैसे कि अगर मेरे पास ये एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, और ये आके एक जगह पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, आगे करंट जा रही है, इसका रेजिस्टेंस है कितना 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। ठीक
ठीक है, इन दोनों ब्रांच में अगर मैं करंट डिवीजन रूल लगाऊं, यहाँ से मेरी टोटल करंट कितनी जा रही है 6 एम्पियर। ठीक है, तो 12 ओम में कितनी करंट जा रही होगी, आई 12 ओम, 12 ओम में जा रही होगी दूसरी ब्रांच का करंट, सॉरी दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड में दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। 6/18 गुना 6, 36 18 3 दूनी 6, 2 एम्पियर करंट जा रही होगी इस ब्रांच में। ठीक है, इस ब्रांच में जा रही है 2 एम्पियर। 6 एम्पियर इधर से आई, 2 एम्पियर नीचे चली गई, तो इधर कितनी जा रही होगी 4 एम्पियर। बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 2, यहाँ पे मेरी 4। अब ये जो है टोटल करंट यहाँ पे आई और टोटल 6 हो गई यहाँ पे। अब 6 एम्पियर के करंट कुछ इधर जा रही होगी, कुछ इधर जा रही होगी। अब निकाल लेते हैं 3 ओम के अक्रॉस करंट मेरी कितनी जा रही है। अभी भी मेरी टोटल करंट कितनी है 6 एम्पियर ही है, तो 3 ओम के अक्रॉस मेरी कितनी करंट जा रही होगी, आई 3 एम्पियर इक्वल्स टू दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 + 6 गुना टोटल करंट 6, 6/9 गुना 6, 2 × 6 × 2 बराबर 4 एम्पियर। ठीक है, तो 3 ओम के अक्रॉस मेरी करंट जा रही है 4 एम्पियर और 6 ओम के अक्रॉस कितनी जाएगी फिर 2 एम्पियर। अब मुझे जो है हर ब्रांच का करंट पता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो है IL की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। IL मतलब इंडक्टर के अक्रॉस कितनी करंट मेरी जा रही होगी। मतलब कैसे, देखो 2 एम्पियर की करंट मेरी इधर से जा रही है, 4 एम्पियर की करंट मेरी नीचे चली गई, तो जाहिर सी बात है इधर से जो मेरी करंट है वो इधर को 2 एम्पियर आ रही होगी, तभी तो 4 गई। क्यों, देखो 2 + IL बराबर 4, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, IL बराबर 4 - 2 एम्पियर। ठीक है, अगर मैं IL को इनकमिंग करंट मानता हूँ, इनकमिंग मतलब जो इस नोड की तरफ को आ रही है, ये वाली करंट भी आ रही है, तो इनकमिंग करंट दोनों ऐड हो गई बराबर में आउटगोइंग करंट। इन दोनों करंट को जोड़ के अगर 4 मुझे बनाना है तभी तो वो बन पाएगा। कब बन पाएगा, जब मैं जो है IL की वैल्यू 2 रखूँ। तो यहाँ से मुझे IL की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर इज, इंडक्टर के अक्रॉस कितनी एनर्जी स्टोर हुई। वो फॉर्मूला हमने जो है पूरे अच्छे से उसकी डेरिवेशन के साथ समझा था कि उसका फॉर्मूला होता है ½ जूल। हाफ L की वैल्यू कितनी है 2 हेनरी, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू हमें लिखनी है वो जो इंडक्टर के बीच से करंट जा रही है, वो करंट है हमारी 2 एम्पियर। ये हमारी 2 एम्पियर करंट, इसका स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, ये बचा 4 जूल, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन ये कंसेप्ट समझने लायक था। इस चीज़ को इस पे बेस्ड तोड़ तोड़ के या फिर यही क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है। और ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे या इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा उससे चीज़ें सीखने के लिए भी मिलेगी। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। कन्फ्यूजन में क्या, देखो हमारे पास ये है एक वोल्टेज सोर्स 18 वोल्ट का, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम, उसके बाद 2 इंडक्टर लगे हुए हैं। इसकी एक की वैल्यू है 3 हेनरी और दूसरे की वैल्यू है 6 हेनरी। इसमें करंट जा रही है IL1, इसमें करंट जा रही है IL2। ठीक, पूछा गया है IL1 और IL2 की वैल्यू, फाइंड IL1 एंड IL2। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है हमें पता है कि DC है, DC के केस में क्या होगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। अब क्योंकि इसमें ट्रांजिएंट का जिक्र नहीं दिया गया है तो हम अपने आप से तो मानेंगे नहीं, हम कहेंगे कि ये जो है स्टेडी स्टेट चल रहा है, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर हो गए शॉर्ट। देखो ये तो हमें पता है कि अगर 2 ब्रांच हमारी शॉर्ट सर्किट है तो सारी करंट उसी से जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास 2 पैरेलल में ब्रांच शॉर्ट सर्किटेड है तो किस ब्रांच में से कितनी करंट जाएगी, ये तो बड़ा मसला हो गया। ऐसे कैसे किया जाए, हमारे पास 2 पैरेलल ब्रांच है, दोनों ही शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रही हैं, तो किस ब्रांच से कितना करंट जाएगा ये कैसे बताया लगाया जाए।
सबसे पहले तो हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट के लिए क्या चाहिए हमें, टोटल रेजिस्टेंस, और तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, 2 ही ओम है। तो टोटल करंट कितना आ गया, 18/2 बराबर 9 एम्पियर। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी तक के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए जब हम डीसी की बात कर रहे हैं। अगर एसी की बात करेंगे उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका कुछ इंपीडेंस आएगा, इसका इंपीडेंस आएगा तो फिर वो इसके साथ जुड़ेगा, तब ध्यान रखना, तभी हम इसको शॉर्ट सर्किट की तरह नहीं बिहेव कराएंगे। ये चीज़ शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर को ओपन सर्किट हम सिर्फ तब करा रहे हैं जब हम डीसी की बात कर रहे हैं। एसी के लिए ये चीज़ नहीं है। जब हम एसी पढ़ेंगे इस बारे में प्रॉपर्ली अलग से बात डिस्कस करेंगे कि एसी के लिए रिएक्टेंस बनता है, तब उसका जो सम आएगा तभी उसी को हम इम्पीडेंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास टोटल करंट आ गया। अब मुझे करंट IL1 और IL2 निकालना है। तो करंट डिवीजन रूल में आपको पता होगा, इंडक्टर के अक्रॉस अगर मुझे करंट डिवाइड करना है तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, IL1 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ IL1, तो जिस ब्रांच में करंट निकालना है उससे दूसरी ब्रांच का इंडक्टेंस 6 हेनरी डिवाइडेड में टोटल इंडक्टेंस इंटू में टोटल करंट 6/9 गुना 9, ये आ गया मेरा कितना 6 एम्पेयर। तो IL1 की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 6 एम्पेयर। तो IL2 की कितनी आएगी 3 एम्पेयर। क्यों, क्योंकि मेरी टोटल करंट ही 9 एम्पेयर है। जब 9 एम्पेयर ही है तो 2 ही जगह तो बढ़ सकती है, तो 6 में और 3 में, इसके अलावा तो और कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ये कुछ खास क्वेश्चन हो गए करंट डिवीजन रूल पर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए अच्छे से कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इस पर जितना हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार हम डिस्कस करेंगे यार, ग्रुप में डालो तो सही क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में हम जो है देखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं जैसे फ्री टाइम मिलेगा मैं जो वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।